Hello students, in my previous audio I have discussed with you how to find the net resistance of the resistors when they are connected in series. Now today we are going to discuss how to find the net resistance effective resistance of various resistors when they are connected in parallel. Okay, now let us first, for actually finding the resistance, let us first consider the activity which is given here. I am going to show you. Here you can see activity 12.6. Okay. Now here let us consider the arrangement of three resistors joined parallel with a combination of cells or a battery as shown in the figure 12.7. Here you can see in this figure that three resistors R1, R2, R3 are connected parallelly, means they are joined with one point but different wires. They are having separate wires for them. ठीक है, R1 is connected to wire 1, R2 is connected to wire 2 and R3 is connected to wire 3, and one voltmeter is connected parallelly with these resistors. Parallel combination you must be knowing. These are actually, if in this particular arrangement the resistors are being arranged, so this combination is called parallel कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब यहाँ पे 1 वोल्ट मीटर इज ऑल्सो अटैच्ड. यहाँ पे आप देखोगे वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलली. एमीटर एज यूजुअल मैंने पहले भी बताया सीरीज़ में जोड़ते हैं. ठीक है, और ये जो है आपका बैटरी है, दिस इज़ बैटरी एंड वन मोर की इज़ देयर. यहाँ पे की है. ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सर्किट वी विल फाइंड द नेट रेजिस्टेंस. ठीक है, सो हियर ऑलरेडी आई हैव described this particular paragraph. Now when we actually switch the circuit on, ठीक है, then we have to denote the actually here you can see, take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit, insert ammeter in series with resistor R1 एज शोन इन द फिगर 12.11. अब हमको इस पूरे कॉम्बिनेशन के बाद आपको क्या करना है, जो एमीटर है आपको हटा देना और वोल्ट मीटर भी हटा देना है. कहाँ से आप हटा दोगे, जो आपने इस तरह का कॉम्बिनेशन जोड़ा था. अभी आपने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया जो तीनों रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, R1, R2, R3 है ना, और एमीटर भी वो तीनों से ही एक्चुअली अल्टीमेटली जुड़ा हुआ है. लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस एमीटर को इंडिविजुअली R1 के भी पास लगा के देखेंगे, एक बार R2 के भी पास लगा के देखेंगे, एक बार R3 के भी पास लगा के देखेंगे. और जब हम एमीटर लगा के देखेंगे और करंट की वैल्यू डिनोट करेंगे, उस टाइम हम यहाँ वोल्ट मीटर भी जोड़ेंगे फॉर अ पर्टिकुलर रजिस्टर. हर एक रजिस्टर के लिए मतलब आपको पोटेंशियल भी निकालना है और उसी रजिस्टर के लिए आपको करंट भी मेजर करना है. ये आपको प्रैक्टिकल में है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस फिगर में दिया हुआ है, वोल्ट मीटर जोड़ दिया R1 से और वहीं पे एमीटर भी जोड़ा हुआ है. अब तीनों कंडीशन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हमें मिलता है रिजल्ट, वो मैं आपको बताती हूँ. कि यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट. लेकिन जो करंट की वैल्यू है अक्रॉस ईच रजिस्टर R1, R2, R3, हर एक रजिस्टर में जो करंट की वैल्यू है वो अलग होती है. वो क्या होती है, अलग होती है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन या एक्टिविटी के बाद हम एक इसको मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्चुअली वी विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, अब कैसे हम करेंगे, देखो हमने इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट आई इज इक्वल टू सम ऑफ द सेपरेट करंट्स टू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन. अच्छा, मैं एक बार आपको और बता दूं कि जो टोटल करंट होगा, है ना, अगर मान लीजिए आपने R1 से I1 निकाला, इस तरह से I2 निकाला, इस तरह से I3 निकाला फॉर R3, तो आपका जो टोटल I रहेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जितना भी करंट सप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट में वो तीनों जगह मतलब ट्राइफर्केट हो रहा है, मतलब 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है और हर एक ब्रांचेस में या हर एक रजिस्टर में अलग अलग करंट जा रहा है. ठीक है,
अब यहाँ पे हमको ये भी मालूम है कि V इज़ इक्वल टू आई आर. वट डू वी नो? V इज़ इक्वल टू आई आर. तो हम क्या करेंगे, I1, I2 और I3 की सेपरेट सेपरेट वैल्यूज़ लिख लेंगे. V इज़ इक्वल टू आई आर होता है तो I इज़ इक्वल टू V बाय R होता है. तो यहाँ पे I1 इज़ इक्वल टू V अपॉन R1. इसी तरह I2 इज़ इक्वल टू V अपॉन R2. अगर हम I3 लिखें तो इट वुड बी V अपॉन R3. इस तरह से हमको I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया, I3 भी. ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ से लाई है? ये ओम्स लॉ से लाई है. फ्रॉम वेयर वी हैव एक्चुअली प्रोड्यूस दिस इक्वेशन? फ्रॉम ओम्स लॉ. ठीक है. नाउ अल्टीमेटली हम ये I की जगह जो हमारा एक्सप्रेशन था I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों में हम V ये वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन RP, है ना, LHS में. RP मैं इसलिए लिख रही हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए मैंने R के बेस पे P लगा दिया है. इज इक्वल टू I1 की वैल्यू होगी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और लास्टली V अपॉन R3. ये इस तरह से हम वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से दी हुई है. ठीक है. यहाँ पे आप देखो इस एक्सप्रेशन में मैं इसको और थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रही हूँ आपको. V अपॉन आर पी इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट. अब आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आप यहाँ पे देख लो V कॉमन, ये V है और यहाँ तीनों जगह से आप V कॉमन निकाल लोगे. तो कॉमन कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ. V अपॉन आर पी हमारा इस साइड है इज़ इक्वल टू V हमने कॉमन निकाल लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ठीक है. तो V से V कैंसिल हो गया. अब V से V जब कैंसिल हुआ तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? 1 अपॉन आर पी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, हमको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से ये भी समझ में आ रहा है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है ना. कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल हो गया या उल्टा हो गया. जो गिवन वैल्यू है उसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया. व्हेन द रेजिस्टर्स आर या रेजिस्टेंसेस आर जॉइंट पैरेलली, ये पैरेलली जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है ना. जो नेट रेजिस्टेंस है वो भी बहुत कम रहेगा. और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने सीरीज़ में क्या पढ़ा था? RS इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो इसीलिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन इतना बेटर नहीं है जितना पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो करंट की वैल्यू ऑब्वियस ही है कम रहेगी. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, resistance is less so current would be more. so parallel combination is more beneficial. अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन हम एक छोटे से कमरे में यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो हम अपने घरों के जो डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, है ना, हम एक रूम में नहीं, हम अगर एक रूम जैसे रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है, लेकिन इनसाइड रूम नंबर 1 सीरीज़, इसी तरह इनसाइड रूम नंबर 2 सीरीज़, इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. ऑलवेज इट इज़ कंसिडर्ड कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ बेटर देन सीरीज़ कॉम्बिनेशन. एक तो मैंने आपको रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट बताया और दूसरी बात क्यों बेटर है, बिकॉज इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर एक भी अप्लाइंस हमारा फेल हो जाता है तो बाकी अप्लाइंसेस भी ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक ही तार से सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं. अगर मान लीजिए यहाँ एक कंपोनेंट है, यहाँ अब ये कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है करंट तो यहाँ आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये वाला कंपोनेंट भी फेल हो जाएगा. लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है. इसके लिए अलग तार है, इसके लिए अलग तार है, इसके लिए अलग तार है ना. जैसे हमारे घरों में होता है, रूम नंबर 1 के लिए अलग हमने MCB लगाया है, रूम नंबर 2 के लिए अलग लगाया है. ठीक है. और रूम नंबर 3 के लिए. इज़ इट क्लियर? तो क्या होता है, अगर एक रेजिस्टर फेल हो गया तो ऐसा नहीं है कि बाकी अप्लाइंसेस या बाकी जो रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस है वो भी फेल हो जाएंगे. तो दैट इज़ वाई द सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज़ हैविंग डिसएडवांटेज ओवर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा. इसको एक बार ज़रूर आप डिराइव करके देखिए. फिर भी कोई कन्फ्यूजन है सो यू जस्ट मैसेज मी, आई विल जस्ट रेक्टिफाई इट. ओके. नाउ in my next topic I am going to discuss the numericals, ठीक है, of this particular section. And also we will discuss, first we will discuss the heating effect of electric current. ठीक है. This is the actually last topic from this chapter and later on we will be discussing
the practical applications of heating effect of electric current, and lastly we will go through the all the numericals which are actually the part of this particular chapter. ओके, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, थैंक यू.